अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले समर के नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी रखें सब्सक्राइब मेरा चैनल, से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनका ख़ास ख़्याल रखें, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। दुआ करें, जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर ने उन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलवाते हुए कहा, आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कंफर्म करके बताऊँगा। आपको बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों उनकी बेटियाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम उनकी बेटियाँ नहीं हैं, हम उनके में रहती हैं। पड़ोस में रहती हैं। उनका उनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता। तानिया ने तफसील से बताया। आप उनके बेटे को बुला लें, बेहतर होगा कि बाकी हम आपको कल रिपोर्ट से करने के बाद ही कुछ बता सकेंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कह के उन्हें उस वक्त उनके अपनों की ज़रूरत है, कि उन्हें इस वक्त उनके अपनों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी तो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि उनका कोई बेटा है। उनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया आया था, उसके बाद वापस नहीं आया। तानिया ने बताया, जबकि उसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुकी थी। तो हम उनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। वो कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करें, उसे यहाँ बुलाएं। डॉक्टर ने कहा है, आपको आपके अपने की ज़रूरत है। वैसे हम उससे ज़्यादा के अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, उसे पता होना चाहिए कि आपकी तबीयत के बारे में। चले फ़ोन करके बुलाएं उसे। डॉक्टर ने कहा कि है कि आप अपना आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। रुख उनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक से उसका सर घूमा। उससे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से उसने दरवाज़ा का पकड़ कर खड़ी हो गई। तानिया फ़ौरन उसकी तरफ भागी। क्या हुआ रू, तुम ठीक तो हो? जी तानिया बाजी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था कि ये चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं। रो, तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेकअप क्यों नहीं करवाया? अब मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट्स जो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या हुआ होगा रिपोर्ट्स में। रूह अदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा ने बीबी ने पूछा। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता। तो शर्माते हुए बाहर गई फातिमा बीबी। उससे क्या हुआ था? तानिया अपने फातिमा बीबी को मुस्कुराते देखकर पूछा। कुछ नहीं, झल्ली है बिल्कुल। जा पानी जा पानी लेके आ। देख, गोलियां निकाल के हाथ में रख दी, और मेरी और देने की जगह पर पानी शर्माई जा रही है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज़ में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तनहा था वो उसके बगैर, लेकिन बहुत गुस्सा भी उसकी आवाज़ में सुनते हुए ही उसने फ़ोन काट दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक तुम बुलाओगी नहीं, मैं कैसे आऊँगा? प्लीज़ बुला लो। रूह मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो, उसने बैटरी को देखते हुए कहा। कौन सा? रूह ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फ़ोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल का चार्जर प्लग करने लगा, जब नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी जिस पर मिसिज़ यारम काज़मी लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो उस दिन वो हॉस्पिटल लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया भी था कि रिपोर्ट बाहर टेबल पर पड़ी है। उसने जल्दी से फ़ाइल उठाकर खोली, लेकिन रिपोर्ट पर कि वो भी यकीनी से बार बार पढ़ने लगा। रूह प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बच्चा। रूह माँ बनने वाली है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा, हर नाराज़गी भूल चुका था। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला। हेलो 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 सारम, मैं बात कर रहा हूँ। यारम यारम ने जल्दी से बताया, जबकि उसकी आवाज़ से ही सारम ने उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा चुका था कि शायद रूह वापस आ चुकी है। तभी तो वो उसी को फ़ोन मिला के अपना तारुफ करवा रहा था। आगे बोल, मैं जानता हूँ तू यारम बात कर रहा है। सारम ने कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। यारम ने खुशी से बताया। बहुत बहुत मुबारक हो यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चचा बनने वाला हूँ। रूह वापस आ गई क्या? सारम ने पूछा। यारम की खुशी मन पड़ गई नहीं, लेकिन अब आ जाएगी, मैं ले आऊँगा उसे। यार ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। अगला फ़ोन उसने खिज़र को मिलाया। मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ, उसने सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बगैर कहा। खिज़र को लगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं टिकट बुक करवा दूँ। अब वो यारम से यही पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवाओ, सबको बांट, फिर मेरी टिकट बुक करवाओ। मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने आने तो दो। आज खीजर का यार में खिसका हुआ लगा था। अब मिठाई उसकी वापसी की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है। कब की बात है ये? जिस दिन रूह यहाँ से गई थी उस दिन की। यारम ने बताया। क्या ये क्या कह रहे हो?
मुझे क्यों नहीं बताया? तो इतने दिनों से पता है तुम्हें, तुमने इसे जाने कैसे दिया? खिज़र को अब उस पर गुस्सा आने लगा। ओ भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो अब पता चला है, मुझे तो पता ही नहीं, इसलिए हॉस्पिटल गई थी। खैर छोड़ो, इस अब इन सब बातों को, मुझे पाकिस्तान जाना है, अपनी रूह के पास। ओके बॉस, मैं 2 टिकट करवाता हूँ, एक तेरे लिए, एक अपने लिए, हम दोनों चलते हैं। खिज़र ने खुशी से कहा। खिज़र, वो माँ बनने वाली है, बनी नहीं है, इसलिए तो नहीं सिर्फ इसलिए तू नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, मैं उसे लेकर जल्दी से वापस आ जाऊँगा। यारम ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, अब बोलो। ओके बॉस, यारम ने बाकायदगी से उसका मज़ाक उड़ाया तो खिज़र हँस दिया। कितने दिन के बाद वो खुश था। रात के 12 होने के वाले थे से दूर ही देर में मैंने ऐसा शुरू होने वाला था। जब फ़ातिमा बीवी वॉशरूम में जाने के लिए रुकी रखी, फ़ातिमा बीवी अभी मत जाएँ, रूह ने रोकना चाहा। क्यों ना जाऊँ? फ़ातिमा बीबी हैरानगी से पूछा। अरे फ़ातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आपको होश में 5 मिनट लग गए तो आप जाएँगी 2019 में और वापस आएँगी 2020 में। रूह ने तानिया के हाथ पे हाथ मारते हुए कह लगाया, रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी? तो फ़ातिमा बीवी उसका कान मरोड़ कर वॉशरूम चली गई। कितनी शरारती रहती होगी तुम। तानिया उसे देखते हुए हँसते हुए बोली। तभी दरवाज़ा बजा। हाय, ये 2020 की शुरुआत होने से पहले कौन टपक पड़ा? बेवकूफ़, रात के वक़्त कौन हो सकता है? फ़ातिमा बीवी तो वॉशरूम में है, पता नहीं दरवाज़े पर कौन है बाजी, आप जाकर देखें ना, पता नहीं कौन होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूह बिस्तर में घुसते हुए बोली। हाँ, तो क्या सिर्फ़ तुम्हें डर लग रहा है? मुझे नहीं लगता। मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई और दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा और बुरी आदत जो यारम की डांट खा के गई थी, उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी जबकि वो डिम्पल की नुमाइश करता झुक कर उसका गाल चूम चुका था। यारम, रूह बस इतना ही बोल पाई, तुम्हारा यारम। इससे पहले कि यारम आगे बढ़कर उसे अपने गले लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। यारम, मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फैलाए उसकी तरफ आ रही थी जब यारम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, अम्मी, वो उनके गले लग के गया जबकि फातिमा बीबी ज़ोरों के ताड़ रोते हुए उसके नक्कूश को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा तो वापस आ गया, वो रोते हुए बोली थी। आपने आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था। वो उनके आंसू साफ करते एक बार फिर से उन्हें अपने गले से लगाने लगी जबकि फारूज दरवाजे पर खड़ी अभी बेयकीनी से उन दोनों को देख रही। तो क्या फातिमा बीबी के बेटे हैं? रात के तकरीबन 1:45 बजे वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी जो उसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की शादी में खुशियाँ लाना चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे कि उसे उस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी। रेलवे स्टेशन पे इब्राहिम बेताबी से उसका इंतजार कर था। आपने जो कहा था, मैंने सब कुछ ना आई हूँ ले आई हूँ इब्राहिम लिए, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी नहीं है। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं, निकल कर कर लेंगे। इब्राहिम उसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया जबकि वो अपना शहर, अपनी माँ भाइयों की इज्जत को अपने पैरों तले रोनते उनके साथ चली हो गई। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। उसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद उनके भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था और आज उन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार फिर भी ना सोचा। शायद मोहब्बत ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। इतनी गर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अरसे तक उसे इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली। जल्द ही उसे अपने इब्राहिम की हकीकत होने लगी। इब्राहिम एक नशाई और जवारी इंसान था जिसे वक्ती तौर पर फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ राग़ब किया था। जल्दी ही उसने उस पर से फातिमा का नशा उतर गया और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया कि उसे फातिमा का होश भी ना रहा। फातिमा की सारी ज्वेलरी और पैसे जो अपने घर से लाई थी वो तो पहले उसे लेकर उठ चुका था, इसलिए तो किसी भी लड़की को अपनी तरफ राग़ब करना कोई बहुत मुश्किल काम ना था। वो इतना खूबसूरत है कि कोई भी लड़की एक बार देख कर उसकी तरफ मतवज्जा हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। फातिमा भी उसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ना ही उसके शादी करने पर मजबूर किया था, जिस पर वो अब पछता रहा, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना
जाना उसके बस से बाहर होता था वो तभी तब जब वो माँ बनने वाली थी। उसने फ़ातिमा को बहुत मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फ़ातिमा ने उसकी एक बात ना मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी उठाई। इब्राहीम तो ने असगर के पैसे वापस नहीं किए, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे हर तरह ढूँढ रहा है, जा भाग जा यहाँ से, उससे पहले कि वो तेरी जान ले ले। वो जब नशे की तलब हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो लोगों से उधार लेने लगा। उन्हें लगा में से उन्हीं में से एक असगर भी था, जो कि एक बहुत ही बदनुमा गुंडा था। लोगों का कत्ल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत औरत, जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता और जब लोग उसका उधार ना चुका पाते तो वो अक्सर उनकी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता। इसी तरह से एक बार उसने फातिमा को देख लिया, ये जानते हुए भी कि वो एक 12 साल बेटे की माँ और है। ज़बरदस्ती उसने इब्राहिम को पैसे दे दिए, जिससे वो ना चौंका चुका। और एक नशाई इंसान के लिए पैसा उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं होता। इब्राहिम ने वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया और अब असगर उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और इतना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तो तू वक्त दे रहा हूँ, अब मुझे मेरा पैसा अभी इसे वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, वो खुदा के लिए मुझे मत मारे, मेरा एक बच्चा है, मेरे बाद वो यतीम हो जाए, किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करे मुझ पर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता है। अक्सर ने अपने इस शातराना दिमाग से चाल चलते हुए कहा, तो अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, वो एक ही औरत एक ही रात में तेरा सारा कर्ज चुका देगी। असगर होश ज़्यादा हवस ज़्यादा लहजे में बोला, नहीं मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बहुत पकीज़ा है, वो ऐसे घटिया काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा अपनी बीवी को मेरे पास लेके आ, बल्कि आज रात में तेरे घर आऊँगा। अगर मानता है तो ठीक है, वरना तेरी बीवी बच्चे के सामने तेरी जान ले लूँगा, और फिर से उसे एक रात नहीं बल्कि जब तक चाहूँ अपने पास रखूँगा। हाँ हाँ, असगर कहका लगाता वहाँ से निकलता चला गया। फातिमा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुँह पर दे मारा। ये तो पता था कि तुम घटिया हो, घटिया हो, नशई हो, लेकिन मुझसे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेल कर आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की? घटिया इंसान, तुम्हारे साथ अगर आकर मैंने पिछले 14 साल से पछता रही हूँ कि तुम मुझे कभी इतने गिरे हुए नहीं लगे कि यह हरकत करो। मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुम्हारी नज़रों में अपने लिए इज्जत नजर आती थी, वरना तुम जैसे नशई और जवारी इंसान के लिए एक पल गुजारना नामुमकिन था। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी 14 साल गुजार दिए और अब तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। और अरे, कब की छोड़कर चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर। सिर्फ इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। मैं उस पर से तुम्हारा साया छीन नहीं सकती, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया। एक बार उसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा, लेकिन आज तुम एक अपनी हद पार कर चुके हो। इब्राहिम, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। अभी उसने आगे बढ़कर यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके से दरवाजा खुला। इब्राहिम ने अपने बेटे को ले जा यहाँ से उसने यारम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ धक्का दिया, जबकि अगले ही लम्हे उसका बाप उसे अपने हाथों में काबू कर चुका था और फातिमा को अक्सर जबरदस्ती कमरे के अभी उसने आगे बढ़कर यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके से दरवाजा खुला। इब्राहिम ने अपने बेटे को ले जा यहाँ से उसे यारम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ धक्का दिया, जबकि अगले ही लम्हे उसका बाप उसे अपने हाथों में काबू कर चुका था। फातिमा को असगर जबरदस्ती कमरे में ले जाने लगा। छोड़ मुझे घटिया इंसान, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी बुलबुल, इतने आसानी से छोड़ दो? तुझे इतनी कीमत दी है तेरी कसम से, इतने बड़े बच्चे की माँ है फिर भी कमाल दिखती है। छोड़ मेरी माँ को, वरना जान से मार डालूंगा। यारम गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन इब्राहिम उसे बुरी तरह अपनी कैद में लिए हुए था। खून जोश मार रहा था तेरे बेटे का जोश मारा है तेरे बेटे का। इब्राहिम संभाल, इस बच्चे का जान नहीं लेते, मैं बच्चों का की जान नहीं लेता। फातिमा को सीट कर कमरे में लेकर जाते हुए बोला, जबकि इब्राहिम ज़बरदस्ती यार हमको कमरे की तरफ किसी डर रहा था। अब्बा छोड़ दो मुझे, मेरी माँ को मार देगा। अब बचाओ अम्मी को। हर मुमकिन तरीके से उसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगी, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बचा रही थी, जबकि वो शैतान असगर उस पर हंसे जा रहा था। इब्राहिम उसे घसीटते हुए कमरे में ले आया। जब यारम दरवाजे को पकड़कर चाबियों का गुच्छा उतारा, जिसके साथ एक छोटा सा चाकू की चैन के तौर पर लटका हुआ था। चीखें बुलंद होने लगी। उसकी माँ ऊंची आवाज़ में रो रही थी और उसके बाप को मदद के लिए पुकारे थे। यारम की चैन से चाकू निकालकर अपने ही बाप के पेट में घोंप दिया और फिर मुसलसल मारता गया, ये हत्ता कि चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में गिरा। बाहर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर असगर का घबरा कर बाहर निकला
और वहाँ इब्राहिम को ज़मीन पर तड़पते देखकर बौखला गया। फातिमा बीबी जल्दी से उसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी। उस बच्चे ने कत्ल कर दिया, उससे पहले पुलिस यहाँ पर आ जाए। निकलो यहाँ से। असगर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता भाग गया। यारम तो जा यहाँ से, उससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुँच जाए, भाग जाए यहाँ से। यारम को समझाते हुए बोली, जबकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका शोहर हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था, और जिसने उसे कभी कोई अच्छी याद ना दी थी, बल्कि उसे बेचकर उसकी ज़िंदगी के स्याह सफ़ात पर अपना नाम लिख दिया था। नहीं अम्मी, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ लेकर ले जाए। और यारम अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोला, लेकिन उसे अपने बाप के मरने का कोई दुख ना था। नहीं यारम, तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात मानी होगी। जो अपनी माँ का बच्चा हो, है ना, चला जा यहाँ से, मैं सब कुछ सँभालूँगी। और उसे अपने पास रख के कुछ पैसे आरम के हाथ में मुट्ठी में दबाते उसे ज़बरदस्ती बाहर की तरफ भेजने लगी, जबकि दूर से उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी। यारम के चेहरे पर जा बजा प्यार करती उसे बाहर भेज चुके थे। पुलिस की खबर यकीनन असगर नहीं दी थी। उसे अपने शोहर की मौत का दुख था, लेकिन वो अपने बच्चे को ये सज़ा सारी ज़िंदगी मरते नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अपने शोहर की मौत का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया है, इसलिए फातिमा को कम सज़ा दी गई। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यारम से मिलने आया था। लेकिन जब यारम ने उसे बताया कि वो क्या काम करते थे, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए जेल गई थी, उसके बेटे ने क्या किया, अपने ही राह में अपने हाथों से कांटे भर लिए। फातिमा ने उसे भेज दिया और कहा कि अब वो उसकी वैसे की कभी शक्ल नहीं देखी जब तक वो ये सब कुछ छोड़कर नहीं आता। और फिर यारम कभी वापस ना आया। अपनी माँ को बहुत सारे पैसे भेजता रहा, जिसे वो एक अलमारी में बंद रखती। उसने कभी यारम के रकम खर्च नहीं की थी। वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ाती और अपना गुजारा करती। आज इतने सालों के बाद वो अपनी पहली ज़िंदगी की सोचते हुए यारम का सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। आज उसे यारम की कोई गिला न था। इतने सालों के बाद अपना बिछड़ा बेटा देखकर उसकी ममता जाग उठी थी, जो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। यारम का कमरा आज भी वैसा था। वो हर रोज़ उस कमरे की सफाई करती। वो तो उन्हें बताने वाला था रूह के बारे में, लेकिन जब रूह ने उन्हें इस तरह से रोते देखकर यारम को कुछ भी बताने से मना कर दिया। रूह का इशारा समझकर उसने वक्ती तौर पर उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन रूह ने ये बात क्यों छुपाई, वो उससे पूछना चाहता था। रूह ने तो उससे और भी बहुत कुछ छुपा पाया था, लेकिन फिलहाल तो ये लम्हा जी रहा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। उसे सोता देखकर फातिमा आहिस्ता से उसके करीब से उठी, जब उसने अचानक उनका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हैं आप? यारम ने पूछा। तू जाग रहा है, मुझे लगा तू सो गया। वो लड़कियां हैं, ये अकेले कमरे में डर जाएंगी, इसलिए जा रही थी उनके पास। तो अब आराम कर, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। वो प्यार से उसका माथा चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रूह, फातिमा बीबी का बेटा कितना प्यारा है ना। मैंने तो आज इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। फातिमा बीबी भी तो बहुत प्यार खूबसूरत है। तो सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? तानिया को जवाब ना मिला, तो वो तो रूह से पूछने लगी, मैं भी यही सोच रही हूँ। रूह मन मनाई, तो कुछ मत सोच, तो शादीशुदा है, इसके बारे में मुझे सोचने दे। तानिया ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा, तो रूह से घूर कर रहेगी। घूर मत यार, इतना खूबसूरत है, इस बारे में कोई भी सोच सकता है। अभी तक यारम के शहर में कोई खोई थी, जबकि रूह को यारम के बारे में तानिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अभी उसे यारम के से अकेले भी बात करनी थी, क्योंकि ये तब की बात थी कि वो उसके लिए यहाँ आया था। लेकिन फातिमा बीबी से छुप कर वो उससे कैसे बात करेगी? या हो सकता है यारम को सब कुछ बता चुका हो। लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ये सोच के कि जिस बेटे से वो इतने सालों के बाद मिली है, वो उनके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो ये सोच रही थी कि किस तरह से यारम से बात करे। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतज़ार करने लगी कि कब वो सो जाएगी, कि वो यारम के कमरे में उससे बात करने जाएगी। यारम को यकीन था कि वो आज रात उससे मिलने ज़रूर आएगी। वो उससे अगले पिछले तमाम हिसाब में बात करेगा। यारम भी अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था जब उसका दरवाज़ा बजा। सो मोहतरमा तशरीफ़ ले आई। हम मुस्कुराते हुए उठा, दरवाज़ा खोला तो सामने अपने आप को शॉल में कवर किए खड़ी थी। यारम अब फातिमा बीबी के उसकी बात हमें मुकम्मल नहीं हुई थी। यारम उसे कमरे में खींच कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बोलो क्या बोलना है, बल्कि रुको, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। बल्कि सर करते हैं हम दोनों, शुरू करते हैं हम दोनों। ही नहीं बोलते, वो कहते हुए उसके लबों पर झुका। इस्तेहाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत की, और फिर से उसके लबों से गर्दन तक फासला तय करने उसने सेकंड नहीं लगाया। यार मेरी बात कोई बात नहीं सुननी, मैंने तुम्हारी, तुम सुनो मेरी बात। कितना तड़पता हूँ मैं, तड़पा हूँ, तड़पाया है तुमने मुझे। हर बात का हिसाब चुका, मेरी हर बात का, हर रात का हिसाब दो। सोचना भी मत कि आज की रात तुम मुझसे दूर जाओगी, मेरे पास रहोगी। आज हर दूरी मिटेगी। रूह बीबी, अपनी हर सांस की तड़प का हिसाब लूँगा, लेकिन सबसे पहले तो तुम मुझे इस बात का हिसाब दोगी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई। बहुत नाराज़ हूँ तुमसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। रूह, क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? मैं बाप बनने वाला, तुम जानती हो ना कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था मैं ये खबर, और तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई।
रूह यारम के चेहरे पर हैरानगी से देख रही थी, जबकि यारम अभी तक उससे अपने शिकवे कर रहा था। रूह उस तरह से चुप रहने से तुम बच जाओगी, बताओ कुछ मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ करता हूँ, लेकिन ये गलती माफ़ नहीं करूँगा। उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिए पूछ रहा था, जबकि वो अभी भी शॉक्ड में थी। जबकि उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ती देखकर अब यारम भी परेशान हो जाएगा। रूह तुम ठीक तो हो? यारम ने परेशानी से कहा। मैं माँ बनने वाली हूँ। रूह रूह ने हैरानगी से पूछा, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? वो हैरानगी से यारम को देख रही थी, जबकि यारम की इस तरह से अनजान होने पर खिल उठा। तुम्हें नहीं पता था? वो उसे पूछने लगा। नहीं, आपको कैसे पता चला? यारम को यारम आपको किसने बताया? शर्म के मारे रूह से नजरें तक नहीं उठा रही जा रही थी। वो अभी तक शॉक्ड की कैफियत में उससे पूछ रही थी, जब यारम ने उसका शर्माया हुआ रूप देखकर उसे अपने सीने से लगाया। रूह, हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी खुशी देने के लिए। मुझसे मुस्कुराते हुए राह के रूह के माथे पर अपने लब रखे। यारम, अब मुझे चलने चाहिए, कोई देख लेगा। रूह ने उसे अलग करते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से, आज की रात मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारूंगा। उसने रूह की कोई दूसरी बात सुने बगैर बेड पर अपनी जगह बनाते हुए उसे मैं उसके सर पे अपने सीने पर रख दिया। तुमने अम्मी को मुझे ये बताने के लिए क्यों मना किया कि तुम मेरी बीवी हो? यारम के सीने पर सर रखे लेटी थी। जब यारम ने पूछा, यारम आप फातिमा बीबी के इकलौते बेटे हैं, न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे उन्होंने आपकी शादी के लिए, न जाने क्या क्या सोच रखा है होगा। और अब अगर आप अचानक उन्हें ये कहेंगे क्या मैं आपकी बीवी हूँ, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो वैसे भी मुझे उनसे अजीब सी शर्माने लगी है। मैं फातिमा बीबी की बहू हूँ। और वो मुस्कुराई और उसके अंदाज पर वो भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बात फिलहाल नहीं, उन्हें नहीं बतानी चाहिए। हम बाद में उन्हें अपनी शादी के बारे में बताएंगे। रूह ने आहिस्ता से कहा। वो मेरी माँ है, आज नहीं तो कल ये बात उन्हें पता चलनी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है बाद में भी तो उन्हें ये बात जानकर दुख होगा। वैसे भी उन्होंने खुद आपको आपसे लग अपने आप से अलग किया था। उन्होंने आपको खुद से अलग किया था, तो आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए। आप उन्हें बाद में ये बात और हालात बताएँगे तो उन्हें बुरा ल नहीं लगेगा। हम ठीक से उन्हें समझाएँगे। मैं खुद उन्हें बताऊँगी। और तुम नहीं ये बात कब बताओगी? तुम ये उन्हें ये बात कब बताओगी रूह? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था और ये भी जानता हूँ कि मैं मेरे साथ कभी नहीं आऊँगा। तुम मेरे साथ कभी नहीं आओगी। यारम के लहजे में उदासी थी। बता दूँगी यारम, ठीक है, कल ही बता देना। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने दिन मुझसे दूर रहो। यारम, मेरे ख़्याल से मुझे न चलना चाहिए। ये ना हो कि तानिया आप ही जाग जाएँ। रूह उठने लगी जब यारम ने उसे अपने करीब कर लिया। इतने दिनों के बाद मिली हो और दूर जाने की बातें करी हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूँगा? वो एक झटके से उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुका। यारम, फातिमा बीबी आ जाएँगी। रूह की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब यारम ने उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। शायद वो आज उसके बख्शने के बिल्कुल भी मूड में ना था। यारम, तानिया आप ही। रूह, तुम मेरा मूड ख़राब कर रही हो। किसी और के साथ नहीं हूँ, अपने शौहर के साथ हो तुम। कोई आए जाए, जागे सोए उठे सोए, आई डोंट केयर। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तो तुमने मेरे साथ क्या किया किया है ना, उसकी बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए मुझे तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, सारे हिसाब लूँगा। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अपने अच्छे के बच्चे की तरह अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं अभी जाकर अम्मी को जाके बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो, और हमेशा के लिए ले आऊँगा। यारम कहते हुए फिर से उसके लबों पर झुक गया। इस पर रूह ने कोई मुसाहमत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि आदमी जो कहता है वो करता है। यारम, अब मुझे जाना चाहने दें, थोड़ी देर में अजान शुरू हो जाएगी, फातिमा बीवी जाग जाएंगी। रूह ने उसके करीब से उठने की रूह ने उसके करीब से उठने की एक नाकाम कोशिश की, जब यारम ने उसे भीड़ से पकड़ के अपने करीब कर दिया। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। आज इस नए साल की पहली सुबह मैं तुमसे इस साल का तोहफ़ा मांगता हूँ। यारम ने उसके लगों पर अंगूठा रखते हुए कहा। मैं आपको तोहफ़ा दे चुकी हूँ, मज़ीद मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। रूह उसका इशारा समझकर घबरा कर बोली, लेकिन वो तोहफ़ा तो मैंने दिया है, तुम्हारी बारी तो अब आई है। वो कहते हुए एक बार फिर से उस पर झुका। तुम्हें नहीं यारम, प्लीज़ नहीं यार, प्लीज़ आने दे। वो जानती थी यहाँ जब सब मज़ाहमतें बेकार हैं, फिर भी नाकाम सी कोशिश करने लगी, जबकि यारम उसकी किसी भी बात पर ध्यान देते हुए अपने गाँव में मगन था। जब अजान शुरू हो गई, यारम छोड़े मुझे, वो उसे पीछे धकेल कर बाहर भागी थी, जबकि यारम उसकी स्पीड देखकर हंसने लगा। उसकी बात ठीक थी। अगर यारम अचानक अपनी माँ को कहता कि वो शादी करके आया है तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन रूह को उससे शर्म क्यों आ रही थी? मोहतरमा के लाजिक ही अजीब है। वो मुस्कुराते हुए दोबारा लेट गया। तुम पास नहीं होती तब भी नींद हराम
एग्ज़ाम होती है, तुम पास होती हो तब भी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। रूह बेबी क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई है। वो फिर अब एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने ऊपर कंबल डालने लगा। जब हमने नज़रें उस जगह की जहाँ अभी थोड़ी देर पहले रूह उसके साथ थी और बेसाख्ता मुस्कुराया। बहुत ज़ालिम हो यार। वो उस पर जगह पर हाथ फेरता फिर से सोने की कोशिश करने लगा और जल्दी से कमरे में आई और अपनी जगह पर लेट गई। जबकि तकरीबन 2 मिनट बाद ही फातिमा बीबी ने उसे पुकारना शुरू किया, रूह उठ नमाज़ पढ़ ले। उनके कहने की देर थी कि वो उठकर बैठ गई। अरे ये दरवाज़ा किसने खोला छोड़ दिया? मैंने तो आते हुए बंद किया था। फातिमा बीबी सोचते हुए उठी। मैं वो पानी लेने गई थी। रूह ने फ़ौरन झूठ बोला। फातिमा बीबी मैं हाँ उठकर वॉशरूम हाँ मैं सर हिलाती हुई वॉशरूम में चली गई। अल्लाह पूछेगा आपको यारब अपना साल की पहली सुबह ही मुझसे झूठ बुलवाया। पूरे साल ही झूठ बोलती रहूँगी। वो यारम को कोसती उठकर फ्रेश होने चलेगी। क्या हुआ रूह, तुझे नींद आ रही है? ठीक रात को ठीक से नहीं सोई क्या? फातिमा बीबी उसे सुस्त देख कर पूछा। आपको क्या बताती हूँ, आपके बेटे ने सारी रात उसे एक पल को भी कभी ना सोने दिया। नहीं फातिमा बीबी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज मेरी रिपोर्ट में मैंने डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो वहाँ से अपना भी चेकअप करवा लेना। हो सकता है खुशखबरी ही हो। फातिमा बीबी ने प्यार से उसका गाल छुआ। खुशखबरी की है मुझे पता है, रूह ने शर्माते हुए कहा। फातिमा बीबी खुशी से खुल उठी। क्या सच तुझे कैसे पता चला? फातिमा बीबी ने पूछा तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी जब यारों ने पीछे से उन्हें पुकारा। अम्मी कुछ बना दें, बहुत भूख लगी है। वो लौट से उनके गले में बाहें डालकर बोला, मेरा बच्चा अभी बनाती हो, बल्कि रूह तुझे पराठे बना के देगी। बहुत अच्छा खाना बना दिया। फातिमा बीबी ने तारीफ की। अरे अम्मी इसका तो मैं खाता रहता हूँ। आपका बहुत अरसे से नहीं कहा। यारों ने बेसाख्ता बोला तो रूह से घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नजर से देख रही थी। मैंने मतलब मुझे मेरी अम्मी के हाथ का पराठा और किसी के हाथ का नहीं। यारम ने बात बदली। फातिमा भी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, जब तक तुम और तानिया जाओ और रिपोर्ट ले आओ। फातिमा बीबी ने कहा, बल्कि ऐसा करो थोड़ी देर रुक जाओ, यार हम खाना खा लें, फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। कहाँ बाजार में ख्वार होती फिरोगी, माहौल नहीं है लड़कियों को केले बेचने का। फातिमा बीबी यारम को कहती किचन में जा चुकी थी, जबकि रूह नजरें ज़मीन पर गड़े न जाने क्या सोच रही थी। जब अपने गलों पर नरम लम्स महसूस हुआ, रूह ने चौंक कर उसे देखा। यारम क्या करें आप? रूह आगे पीछे देखती हो, एक झटके से पीछे हुई। मैंने क्या किया? यारम ने मासूमियत से कहा। यारम आप बनाया मासूमियत आप पर बनाई मासूमियत सूट नहीं करती, तो ड्रामा मत करेंगे क्या करें? वो उंगली देकर कर बोली। जब यारम ने वही उंगली पकड़े उसे अपने तरफ घसीटा और अपनी ना उसके होंठ थे उसके लबों पर भरपूर मेहर सबत करके अब आप 2 कदम के फासले पर खड़ा था। अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखाने भी नहीं चाहिए, मुझ पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती हो ना? तो वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था जब फातिमा बीबी की आवाज़ आई, आजा यारम पराठा बन गया है। फातिमा बीबी की आवाज़ पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको यारम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करे आप मेरे साथ। अम्मी मैं आपसे कहना चाहता था कि एक दूसरी लड़की को मेरे साथ भेजने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ रूह को ही भेजें ना। वो बड़े मज़े से उन्हीं के हाथों से पराठा खाते हुए बोला, क्यों रूह, मैं भी तो एक लड़की है, उसे मैं तेरे साथ इस तरह से क्यों भेजूँ? वो उसे घूर कर पूछ लेंगे। अम्मी अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रूह मेरी बीवी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। यार हमने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा, अच्छा तो तुझे सबको पता है? इस पर फातिमा बीबी भी मुस्कुराई। हाँ जी हाँ, मुझे सब पता है। आपको क्या लगता है वो आप ऐसे ही किसी लड़की को बाहर इतनी देर अपने बेटे के पास खड़ा कर देंगी? और मुझे ये भी पता नहीं है कि आप आज से उन्हें नहीं बल्कि बहुत पहले से ये बात जानती हैं। मैं आपको कल रात ही सब बताने वाला था, जब फिर रूह ने मना कर दिया। नहीं चाहती थी कि ये बात आपको दुख पहुंचाए। उसे लगता है मेरी शादी के बारे में सुनकर आपको बुरा लगेगा, और मैं जानता हूँ कि आप इस दिन से सब जानती हैं जिस दिन मैं हमने पहली बार फ़ोन पे बात की थी। रूह का आपका नाम लेकर पुकारना ही मुझे शक में डाल गया था, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा देर ये बात नहीं छुपा सकता था, वो भी जब मैं जानता हूँ कि आप सब सच जानती हैं। यार ने उनका हाथ चूमा। वो लड़की बचपन से जानती है मेरी हर बात को, वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैं अक्सर उसे बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, उसे शादी करूँगी। कुछ ख्वाब थे जो मैंने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसलिए रूह को लगा कि मुझे बुरा लगेगा तेरी शादी का सुन के, लेकिन सच तो ये है कि तेरी शादी का रूह के साथ सुनकर मुझे बहुत खुशी है। वो क्या सच में तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर पूछा। तो यारम ने हाँ में सर हिलाया। मैं दादी बनने वाली हूँ। फातिमा बीबी की खुशी की कोई इंतहा न थी, जबकि यारम उनकी खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। अब तो सारे गलत काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच। फातिमा बीबी के कहने की देर थी। यारम का मूड फिर से ऑफ हो गया। अम्मी आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी इस तरह से क्यों कहती हैं? मैं ये काम नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रखता हूँ। वो बस इतना कहकर उठकर कमरे में चल गए, जबकि फातिमा बीबी आज भी उसे इस रास्ते से हटा नहीं पाई थी, जिस रास्ते से वो 12 साल से उम्र से चला था।
यार जी, दुबई तो हमारे मुल्क से बहुत अलग तो होता होगा ना। वैसे हमारी रूह भी 5 महीने दुबई में रह के आई है, लेकिन वो दुबई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। वो कहती है कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप तो इतने सालों से दुबई में थे, तो बताएँ ना दुबई आपको कैसा लगता है? तानिया उसके सामने बैठी दुबई की बातें कर रही थी, जबकि रूह बार-बार दरवाज़े से झाँक कर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तानिया उसके शौहर से क्या बात कर रही है। इसलिए कल रात तानिया की यारों की खूबसूरती पर तबसरा उसे पसंद ना आया था। तानिया उसे बाहर खड़े देखकर दाँत पीसते हुए बाहर आई। आज क्या मसला है तुझे? कोई काम कर मुझे इस ब उससे बात करने दे। क्या पता तेरे साथ-साथ मैं भी दुबई चली जाऊँ, तानिया ने उसे जाने का कहा। हाँ, आप कैसे चलेंगी तानिया बाजी? रूह हैरान होकर उसे पूछने लगी आखिर उसके इरादे क्या थे? अरे बेवकूफ़ लड़की, जिसने दिल दिया है वो तो वो बगैर मुझे छोड़कर चला गया। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ तो सोचना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन पर ट्राई करूँ। वैसे माशाल्लाह अब ये हैं ही इतने खूबसूरत कि हमारा तो पूरा ख़ानदान जलकर राख हो जाएगा। अगर मेरी शादी उनके साथ हो गई तो हम दोनों दुबई जाएँगे, तो अपने शौहर के साथ भी मैं अपनी यारम जी के साथ तो अपना काम कर, मैं ट्राई मारती हूँ। टानी ने उसे उसे पूरी बात समझाकर वहाँ से जाने का इशारा किया, जबकि यारम के पतले कान उसका सारा प्लान सुन चुका था। रूह का चेहरा देखकर यारम का दिल चाहा कि कहका लगाकर हँसे, लेकिन अपना कहका कंट्रोल करने में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तानिया जी, मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे कंपनी दे देना। यारम ने तानिया के पीछे से आकर कहा, रुत जी तब तक 1 कप चाय बना दीजिए। यारम ने अपनी हँसी कंट्रोल करते हुए उसे ऑर्डर किया, जबकि तानिया उसके साथ आकर वापस बैठ गई और रूह उसकी शक्ल देखते हुए बाहर चली गई। जनाब को चाय चाहिए और कंपनी चाहिए तानिया जी की। वो एक-एक बर्तन पटकती अपना रोना रो रही थी, जबकि फातिमा बीवी कब से उसके पीछे आके खड़ी हुई, उसे पता भी ना चला। अरे वो क्या क्या कर रही है बेटा? बर्तन टूट जाएँगे। वो अपनी हँसी छुपाए पूछने लगी, कुछ नहीं फातिमा बीवी, चाय बना रही हूँ आपके बेटे के लिए। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, जब आप देखते ही देखते रूह ने बत्ती के 2 नहीं बल्कि 5 चम्मच भरकर डाल दिए। रूह बेटा ये क्या तुम कर रही है? इतनी कड़वी चाय किस लिए बना रही है? फातिमा बीवी परेशानी से आगे बढ़कर उसे पूछने लगी। फातिमा बीवी, उनके सर में दर्द है, इसे कड़वी चाय बनाने पीने तो जल्दी आराम आएगा। फिर हमने जाना भी तो है आपकी रिपोर्ट्स लाने। ये रूह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए चाय की पत्ती वाला डब्बा बंद करने लगी, जबकि फातिमा बीवी अपने बेटे की शरारत पर उसे मिलने वाली सज़ा के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। जाएँ फातिमा बीबी, ये चाय अपनी बेटी को दे आएँ। बेटे को दे आएँ, उसने ट्रे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तूने बनाई है, तू जाके दे ही दे आ। फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए सब्ज़ी काटने लगी। रूह ट्रे उठाकर बाहर निकल आई। अभी रूह उठ अपने कमरे में कदम रखा ही था, जब फातिमा बीबी ने तानिया को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। वो उठकर बाहर चली गई। यार उनकी ज़ुबान का जायका तो चाय का पहला सिप लेते ही बहुत ख़राब हो चुका था। ये चाय बना ली है तुमने, ऐसी होती है चाय? तानिया के जाते ही वो फट पड़ा। हाय चाय बनाई है और ऐसे ही चाय बनाई, हाँ चाय बनाई है और ऐसे ही चाय बनानी आती है मुझे, वो भी ये कमर पर हाथ रखे, लेकिन रुखे लड़ाकी औरतों की तरह बोली। यार ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया। बहुत खराब चाय बनानी आती है तुम्हें, लेकिन क्या है, मुझे इसका जायका ठीक करना आता है। उसके रमन पर अंगूठा फेरते हुए बोला। नहीं यारम, तानिया बुआ जी वापस आने वाले होंगे। फासला कायम करने की कोशिश करने लगी। यारम ने झटके से मजीद करीब किया। तो मैं क्या करूँ? तुमने मुझे कितनी कड़वी चाय बना कर दी है, अब कुछ मीठा हो जाए। नहीं यारम, तानिया बाजी उसकी बात मुंह में रह गई। तो मैं क्या करूँ? तुमने मुझे अपनी इतनी कड़वी कड़वी चाय बना कर दी, अब कुछ मीठा हो जाए। नहीं यारम, तानिया बाजी उसकी बात मुंह में रह गई। उसके हर अंदाज पे शिद्दत देकर उसने पीछे हटने का काम कोशिश की। जब तानिया के कदमों की आवाज़ सुनकर यारम ने उसे खुद से दूर किया। यारम जी, आपने चाय पी ली? चले, वो क्या क्या है ना, रूह को भी चेकअप करवाना है, वरना ये हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। तानिया मुस्कुराते हुए बताया, जबकि वो ये भी नोट कर पाई कि उसके कुछ फासले पर खड़ी रूह अपनी हालत को और नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि यारम आराम से बैठे चाय पी रहा था। लगता है चाय बहुत अच्छी बनी है, तानिया ने मुस्कुराकर कहा। तो याद था, यारम भी मुस्कुराया। इससे ज़्यादा मज़ेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। शायद आप बनाती तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बनाती। यारम ने चाय का आखिरी घूंट भरा, उसे जलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि तानिया भी कमरे से बाहर निकल गई। आप बनाती तो उससे भी अच्छी बनती। वो उसकी नकल उतारते पीछे आई। यारम भी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन है जो तुम्हारा पूरा घर जला गया। आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जिसने इतना बड़ा कदम उठा गया? एक बार मेरे हाथ लग जाए, वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खुदा का शुक्र है तुम लोग यहाँ नहीं हो। वो आदमी तुमसे दुश्मनी लेकर तुम्हारे बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। उसे पता भी नहीं था कि तुम घर पर नहीं हो, या शायद वो आदमी जानता है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो, लेकिन इसे उसने फिर भी तुम्हारे घर पर हमला क्यों किया? तुम्हारे घर से तो क्या दुश्मनी है? अगर उसकी कोई दुश्मनी होगी तो तुमसे होगी। एक तो हमने इस मुल्क को भी मार दिया, इस मलिक को भी मार दिया। हमारी टीम में कौन कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम सब अब कुछ नहीं जानते। खिजर क्या हो गया है? इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हैं। हाँ, इसने मेरा घर जलाया कि गलत किया, लेकिन क्योंकि उस घर में मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका हिसाब दिन से देना होगा, लेकिन रुख इसके बारे में कुछ नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बेकार में परेशान होगी, सिर्फ घर ही तो जला है, वो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। वो जो
भी आदमी से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी ले रहा है, वो ये तो जानता नहीं होगा कि मैं क्या हूँ। तुम बेफ़िक्र हो रहो, न मैं आकर सब कुछ सँभालूँगा। इस बार मैं कोशिश करूँगी अम्मी भी मेरे साथ आने के लिए मान जाएँ। जानते हो, मैं और अम्मी मिलकर रूह को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रूह को लगता है अम्मी को पता ही नहीं है रूह का शौहर उनका बेटा है। यार हमने अपने आप ने डिंपल की नुमाइश करते हुए बताया। मतलब फ़ातिमा बीबी जानती थी कि वो तुम हो? किज़ा ने हैरानगी से पूछा। हाँ, 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 किज़ा उनका बेटा हूँ, मेरी माँ है। क्या वो मुझे फ़ोन पर पहचान नहीं सकती? फ़ोन रखता हूँ, मैं अम्मी की रिपोर्ट लाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। रूह भी मेरे साथ है, वो भी, और वो की बहन भी, उसकी बहन भी मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। यार मैं हँसते हुए कहा, फ़ायदा मतलब? किज़ा ने पूछा। फ़ायदा मतलब मैं उसकी बहन को लेकर उसको बहुत जला रहा हूँ, अगले पिछले सारे हिसाब निकाल रहा हूँ। अब उसने मुझे इतने दिन तंग किया है, थोड़ा तंग तो करना तो मेरा भी बनता है ना। चल मैं बाद में बात करता हूँ। यार हमने हँसते हुए फ़ोन रखा। चले तानिया जी, उसने रूह को इग्नोर करके तानिया से पूछा। जब तानिया उसकी गाड़ी की पिछली सीट खोलने लगी और रूह अगली तेजी, तानिया जी प्लीज़ आप आगे बैठे ना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता, और आपने ही तो बताया था कि रूह भी दुबई से आई है, तो उन्हें क्या कहाँ रास्ता पता होगा। यार उनके कहने की देर थी कि तानिया तो खिल उठी और रूह को पीछे बैठने का इशारा किया। रूह ने एक जोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पिछली सीट को खोलने लगी। जब यार ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी तो खुल ही नहीं रहा। रूह ने गुस्से से देखा। यार ने देखकर कहा। यार मुस्कुराते हुए उसके हाथ पे हाथ रख के गाड़ी खोली। इतनी आसानी से तो खुल गया है, आप भी ना रूह जी। और उसके गाल पर मीठी सी जसारत करते हुए कहा, जबकि उसकी के खुले आम इस हरकत पर रूह गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गई। जबकि तानिया बेखबर आगे बैठी यारम के बहस हाथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए। यारम ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा। रूह जो कब से उनकी बातों से इरिटेट हो रही थी, फ़ौरन इनकार कर गई। जी नहीं, हम जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं। वो गुस्से से बोली। रूह जी, इंसान का मूड भी तो होता है कुछ करने का, हम वहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो लेनी है, ले आएंगे। पहले कुछ खा लें ताकि खा लें, क्यों ना तानिया जी? वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल यारम जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप? यारम ने मुझे एक बार फिर से मुस्कुराकर उसे देखा। जबकि तानिया को उसके डिंपल में अपना दिल में डूबता हुआ महसूस हुआ। इस स्ट्रॉबेरी वो शर्माते हुए बोली। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह बहुत मीठी। यारम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। जबकि रूह का दिल चाह के पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर उसके सर पर दे मारे। रूह जी, आपका कौन सा फ्लेवर पसंद है? अब वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। जब रूह ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि यारम का फेवरेट फ्लेवर था। जब बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। यारम ने कहने के बदेर थी कि रूह की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो उस पर किसी और कॉफियत नहीं दे रहा था और वो अपने आंसू पीछे देख गाड़ी से बाहर निकलने देखने लगी। जबकि यारम उसके आंसू का नोटिस के लिए बगैर ही बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेके वापस आया। अरे आरम जी, आप अपने लिए नहीं लाए? उसने रूह को और तानिया को आइसक्रीम दी तो तानिया ने पूछा। और वो एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी। वो एक ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। यारम ने उदासी से बताया था। रूह खुश हो गई। यारम जी, आप ये खा लें। तानिया ने फ़ौरन ऑफर की। अब मैं अकेला खाता हूँ, अच्छा नहीं लगता, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। मैं सुना है कि शेयर करने से प्यार। यारम ने बात थोड़ी छोड़ दी तो रूह ने घूर कर उसे देखा। जबकि यारम की बात में तानिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाब की तरह खिला दिया। और फिर तानिया ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई और उसका हाथ थाम के जब यारम ने आइसक्रीम का बाइट लिया, रूह के साथ उसका दिल भी कांपने लगा। अब मज़ीद देखना उसकी बस से बाहर था और ना ही अब उसके आंसू ने कंट्रोल होना था। रूह तुम भी अपनी आइसक्रीम हम यारम जी के साथ शेयर करो ना। यारम जी, ये चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, आपको ट्राई करना चाहिए। तानिया ने इस तरह से उसकी मुश्किल आसान कर दी। रूह जी, आप मेरे साथ अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं करेंगी? यारम का तानिया के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाने से बिल्कुल पसंद ना आया था। उसका दिल चाहा कि एक सेकंड में उसका मुँह इनकार कर दे, मगर लेकिन फिर से अचानक याद आ गया कि यारम उसका शौहर है, तानिया का नहीं। फिर यारम ने उसका हाथ पकड़ के आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह का दिल खुश होने लगा। उसका मासूम चेहरा उसके दिल की खुशी बयान कर रहा था। यारम बेख्तियार उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अभी 2 मिनट पहले वो कितनी उदास थी। यारम चाहे उससे अपना बदला ले ले, उसे हिसाब पूरा करे, लेकिन सच ये था कि उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था। हद हो गई डॉक्टर, वो कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। पाकिस्तान में सब लोग एक जैसे ही हैं जी, किसी को अपनी जिम्मेदारी के साथ नहीं। दुबई में चल के देखो, एक दुकान बंद नहीं होगी और यहाँ पूरा बाजार बंद है। यहाँ यारम जी गलती उनकी नहीं, हमारे घर से सोच समझ कर निकलना चाहिए था। आज जुमा का दिन है और जुमे के दिन क्लिनिक्स बंद होते हैं। तानिया ने उसका गुस्सा देखकर कहा। जब यारम का गुस्सा कंट्रोल ना हुआ तो रूह बोली। ये पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान में जुमे की कदर की जाती है, आपकी दुबई की तरह नहीं। कहने को तो वो भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन जुमे के दिन सारी दुकानें क्या पूरा बाजार खुला होता है। रूह ने गुस्से से कहा। भांजी भी मामू के जैसे ही है, बोल के दिखाओ पाकिस्तान के खिलाफ। यारम की बड़ाहट रूह ने सुन ली।
लेकिन इग्नोर करके वो वापस गाड़ी की पिछली सीट पर आ जा बैठी। कोई बात नहीं, आराम फिर चले जाना। फातिमा बीबी ने उससे कहा, जबकि घर के आने के बाद रूह ने अपनी शक्ल न दिखाई। शायद उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही चला दिया। हाँ ठीक है, हम सुबह दोबारा आ जाएँगे, वो तान्या को साथ नहीं भेजना। सायरम ने फातिमा बीबी से कहा, और मैं रूह से क्या कहूँगी कि मैं उसे किसी गैर मर्द के साथ भी क्यों भेज रही हूँ? हद हो गई, कुछ भी कह दीजिएगा, मेरी मुझे परवाह नहीं है। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, कल मैं और रूह जाएँगे। यारम बस इतना कहकर चला गया, जबकि फातिमा बीबी ने अपने ज़िद्दी बेटे को देखते रह गई। बेटा माँ को फंसा के खुद निकल गया। रूह भी चाहिए और उसे तंग भी करना है। या अल्लाह, क्या सोच के इसके दिल में रूह के लिए मोहब्बत डाली। वो मुस्कुराते हुए अल्लाह से पूछती, फिर किचन में आ गई। फिर उन्होंने यारम के पसंद की कोई चीज़ बनानी थी। देखा, वगैरह से फातिमा बीबी ने हमें निशा दिखाने के लिए तान्या को अपने घर में रख लिया। अब अम्मी, आप उन्हें नहीं समझाती, मेरे पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। उनके घर में जो जवान जहान आदमी आया है वो दोनों, चलो रूह तो शादीशुदा है, लेकिन तानिया की वजह से पूरा मोहल्ला बातें सुना रहा है। आप तो घर से निकलती नहीं है, क्या आपको क्या पता चले? मारिया रोज़ की तरह आज भी बातें सुनाती हैं। उन कमरे में चली गई, जबकि वो सोच रही थी क्या कि एक बेटे की शादी रूह के भेजे भेजे हुए पैसे से कर दें। उस हराम पैसे की वजह से आज भी उनकी बेटी सुख में नहीं। तानिया घर से भाग गई और मारिया की लड़कों के साथ दोस्ती उन बेटियों के लिए उसने रूह को बेच दिया। और इस 18 साल पहले उस मासूम लड़के के साथ क्या ना किया। आज उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगर फातिमा बीबी की तरह ही काबिल माँ बनती तो आज ही उसे अपनी औलाद की बदतमीजियाँ ना सहनी पड़ती। रात को वो उसके सामने ना आई। अब वो उसे बेचैनी होने लगी थी। ये तो पक्की बात है कि रूह ने उससे नाराज़ है, लेकिन वो उसके सामने क्यों नहीं आ रही। 3 बार उसके कमरे तक गया, लेकिन वो सामने आने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो खाना ही खाने के लिए भी नहीं बाहर आई। अब यारम के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसे तो फातिमा बीबी से भी अच्छी खासी शिकायतें कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सो चुकी है। अच्छे ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मैंने बात भी नहीं की, उससे बिल्कुल ठीक नहीं कर रही आपकी बहू मेरे साथ। वो गुस्से से कहता उनकी गोद में लेट गया, जबकि उसकी बेचैनी पर हंसते हुए उसके सर में हाथ फेरने लगी। खुद उसे तंग करता है, फिर खुद ही उसकी बेरुखी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा बीबी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम को नींद ना आई। रात के तकरीबन 1 बजे वो अपने कमरे में आया। बिना आवाज़ पैदा किए आराम से रूह को उठा के अपने कमरे में ले आया। उससे सब कुछ इतना ही नामहसूस अंदाज में किया कि रूह जागी तक नहीं। यारम ने आहिस्ता से लाकर बेड पर लेटाया और प्यार से उसके लंबों पर को छुआ और दूसरी तरफ आके खुद लेट गया। उसे देखते देखते न जाने कब से उसकी आंख लग गई। रूह की आंख खुली तो अपने आप को ख्वाब में समझकर मुस्कुराते हुए यारम के गाल पे हाथ रखे, लेकिन चारों तरफ गूंजती अजान की आवाज़ ने उसे साफ एहसास दिलाया कि कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच्ची यारम सच में उसके साथ है। फातिमा बीबी के साथ उनके कमरे में थी, या तो यहाँ कैसे है? अपने आप को यारम के हिसाब में कैद पाकर फटाफट उसने अब में कुछ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन यारम नींद में भी उसे रहाई देने को तैयार न था। यारम छोड़े मुझे, मैं यहाँ ऐसे आई। यारम छोड़े मुझे। उठते हुए यारम का सार तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन यारम था जो उसे मजीद अपने आप में भेजे जा रहा था। यारम, आप मुझे छोड़े हैं या मैं या क्या कर लोगी तुम? आप वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा। यानी वो कब से जाकर उसे सताने में लगा था और रूह को लगा कि वो नींद में उसे तंग कर रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो गुस्से से पूछ रही, मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती, जो अब के उसके साथ है उसके बारे में अपने साथ निकालने लगा। मेरे बगैर नींद नहीं आती या तानियाबाजी के बगैर। हाँ, देखा था कैसे कल कैसे चुप कर रहे थे, चिपक रहे थे दोनों, एक साथ आइसक्रीम खा रहे थे, वो भी शेयर करके। अब भी जाए ना उन्हें के पास, उन्हें उठा के लाए ना। अब यहाँ मुझे क्यों लाया है? रूह बताने लगी, यार वो मेरी बीवी थोड़ी है जो मैं उसे लाऊंगा, उसके लिए तो वेट करना होगा। फिलहाल तुम्हारे साथ ही गुजारा करूंगा। उसकी आधी बात पर वो खुश हो गई, लेकिन वो अगली बात पर किसके सीने पर धड़ाधड़ उसके अपने नाजुक हाथ उसके मुक्के मारने लगी, जो कि यारम हंसते हुए बड़े मजे से खा रहा था। जब यारम ने उसके हाथ दोनों हाथों को पकड़ ऊपर तरह से हाना लगाने लगा और आपने अब बात की सफाई दी बगैर उसकी गर्दन पर झुका, जबकि उसकी तरफ उसे करीब आने पर ही गुरु घबरा कर बात बदलने लगी। यारम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फातिमा बीबी आपकी माँ है? सर मुकम्मल बहक के जा रहा था जब रूह बोली, तुमने मौका ही कब दिया? जब सारी सच्चाई तुम पे खुली, मैं शेख नहीं बल्कि यारम हूँ, तब तुम मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। तो कैसा था आज का नॉवल का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब। मेरा चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।